धरती पर हमला हुआ है इस बार ऐसे एलियंस का जिन्हें देखा ही नहीं जा सकता। इनसे बच्चे तो बचे कैसे, क्योंकि इनसे तो छुपकर भी रहा नहीं जा सकता। नेटफ्लिक्स मूवी टाइम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द डार्केस्ट और। कहानी की शुरुआत में हम एक फ्लाइट में दो लड़कों को देखते हैं। एक का नाम है बेन, दूसरे का शॉन। दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और अपना एक सॉफ्टवेयर बेचने के लिए ये लोग अमेरिका से मॉस्को जा रहे हैं। इसी समय प्लेन की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है, जो थोड़ी देर में फिर से नॉर्मल भी हो जाती है। पायलट अनाउंसमेंट करके बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्लेन किसी इलेक्ट्रिक वेव के कांटेक्ट में आ गया था जिससे लाइट फ्लक्चुएट हुई थी और अब सब कुछ ठीक है। प्लेन मॉस्को पहुंच जाता है। बेन और शॉन उस कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं जहां इन्हें अपना सॉफ्टवेयर बेचना था। इनका बनाया सॉफ्टवेयर ट्रैवलर्स के लिए था, जिसकी मदद से कोई भी ट्रैवलर अपनी पसंद के होटल, रेस्टोरेंट, बार या क्लब तक आसानी से पहुंच सकेगा। जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वहाँ तो उनके बनाए सॉफ्टवेयर की ही प्रेजेंटेशन चल रही है और जो आदमी ये प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका नाम स्काइलर है, जो इनका ही पार्टनर था। यानी उसने इन्हें धोखा देकर इनका सॉफ्टवेयर इनसे पहले इस कंपनी को बेच दिया था। स्काइलर बड़ी बेशर्मी से उन्हें कह देता है कि अपनी बनाई चीज़ का ध्यान रखना उन्हें नहीं आता। दोनों लूटे पिटे ऑफिस से निकल जाते हैं। अपना गम भुलाने के लिए रात में दोनों एक क्लब में जाते हैं। यहाँ इन्हें दो खूबसूरत लड़कियाँ मिलती हैं, एन और नेटली। मजे की बात यह थी कि ये दोनों इन्हीं के बनाए सॉफ्टवेयर की मदद से इस क्लब तक पहुंची थी। वेबसाइट पर बेन और शॉन की फोटो इन लड़कियों ने देखी थी, जिससे ये दोनों इन्हें पहचान लेती हैं और इनमें बातचीत का दौर शुरू होता है। इसी समय क्लब की लाइट चली जाती है। इसका कारण समझने के लिए सभी लोग क्लब से बाहर आ जाते हैं और जब ये सब आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान से अनगिनत रोशनी के पुंज उतर रहे थे। इनमें से एक रोशनी का पुंज इन लोगों के सामने आ उतरता है और गायब हो जाता है। सब लोग इस अजीब सी सिचुएशन को अचंभे से देख रहे थे। इस भीड़ में कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। उनमें से एक थोड़ा घबराते हुए आगे बढ़ता है और अपने डंडे से उस जगह को चेक करता है जहां वो रोशनी उतरी थी। तभी उसे कुछ झटका सा लगता है और सबके देखते ही देखते उसका शरीर भक से मिट जाता है। और ये देखकर तो किसी की भी पैंट गिली हो सकती थी। तो अब अपनी जान बचाकर सब भागने लगे। दूसरे पुलिस वाले ने उस दिशा में एक गोली दागी जहां वो रोशनी उतरी थी, लेकिन वो गोली भी किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर राख हो गई। कुछ है जो न केवल अदृश्य है बल्कि किसी कवच के घेरे में भी सुरक्षित है। अब वो अदृश्य शक्ति एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। वहां अफरा तफरी और भगदड़ शुरू हो जाती है। बेन, शॉन, एन और नेटली किसी तरह स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं और संयोग से स्काइलर भी वहां आ जाता है। स्काइलर जिसने बेन और शॉन का सॉफ्टवेयर चुराया था। इस स्टोर रूम को ये लोग भीतर से बंद कर लेते हैं। इस दौरान इन्हें बाहर लोगों की चीख सुनाई पड़ रही थी। ये वहीं छुपे रहते हैं। बाहर निकलने का साहस अब किसी में नहीं था। अपनी मदद का इंतजार करते हुए और यहाँ छुपे हुए इन्हें 7 दिन बीत चुके थे। अब खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। आखिर ये लोग बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इनका इरादा अमेरिकन एम्बेसी तक जाने का था। इनके हिसाब से इनकी एम्बेसी इन्हें अमेरिका पहुंचने में मदद जरूर करेगी। जब ये लोग बाहर निकले तो देखा पूरी दुनिया बदल चुकी है। सड़कें सूनी हैं, सन्नाटा पसरा है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। तभी इन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी जो अपनी खिड़की को ईंटों से बंद कर रही थी। ये उस बूढ़ी औरत से एम्बेसी का पता पूछते हैं तो बूढ़ी औरत बोलती है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा है। उन अदृश्य शैतानों ने सबको मार दिया है और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो उन्हें वहाँ से जल्दी जाने को कहती है, फिर उन्हें एम्बेसी का रास्ता दिखा देती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो ब्रिज ही टूटा हुआ है जिसके रास्ते ये लोग एम्बेसी पहुँच सकते थे। अब इन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। वहाँ इन्हें एक पुलिस कार नजर आती है जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। बेन और शॉन उस कार से मैप और बाकी जो भी काम की चीज़ें होती हैं वो निकाल लेते हैं। ये वापस जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ सड़क पर एक कुत्ता कहीं से आ जाता है। कुछ भी नहीं था वहाँ, फिर भी वह जाने किस पर भौंक रहा था। और फिर अचानक उनके देखते ही देखते उस कुत्ते को वही अदृश्य शक्ति निगल जाती है। ये देखकर डर के हमारे सबकी हालत खराब हो जाती है। बेन और शॉन कार के पीछे छुप जाते हैं और इशारे से अपने साथियों को छुप जाने के लिए कहते हैं। शॉन कार के पीछे से झांककर कुछ देखने की कोशिश करता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह जिसे देखना चाहता था वो तो अदृश्य है। लेकिन उसकी इस हरकत को वह अदृश्य शक्ति या कहें कि वह एलियन जरूर देख लेता है। उस एलियन को शॉन किसी एनर्जी की फॉर्म में नजर आ रहा था। यानी कि ये एलियंस लिविंग थिंग्स की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। अब वह एलियन उनकी तरफ आने लगा था। उस एलियन के उनकी तरफ चलते हुए आने की आवाज़ जो पैदा हुई, इससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि कुछ तो उनकी तरफ आ रहा है और वो एलियन इन्हें ढूंढता उससे पहले ये दोनों कार के नीचे चले जाते हैं। इस तरह यहाँ तो वो किसी तरह बच जाते हैं। जब उन्हें महसूस हुआ कि वह अदृश्य एलियन वहाँ से जा चुका है तो ये लोग बाहर निकले और अपने साथियों से जा मिले।
उसके बाद फिर से ये एम्बेसी की तरफ बढ़ चले। कुछ दूर उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है, तो ये समझ जाते हैं कि मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। वो लोग अगर एम्बेसी पहुंच भी गए तो भी शायद वो अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे। वो फैसला करते हैं कि अब वो दिन के बजाय रात में आगे बढ़ेंगे। तब स्काइलर कहता है कि पूरा शहर खत्म हो चुका है और हम भी मारे जाएंगे। हम उनसे कैसे बचेंगे जबकि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। इस पर शॉन कहता है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, सही है, लेकिन इसके बावजूद उनके आसपास होने का पता हमें चल सकता है। वो कहता है कि जब हम कार के नीचे छुपे थे और एलियन जब कार के ऊपर चढ़ गया था, तब उस पुलिस कार के ऊपर लगी लाइट जलने बुझने लगी थी, यानी कि इनकी मौजूदगी से लाइट्स इफेक्टेड होती हैं। आगे शॉन कहता है कि हम सबको अपने पास एक एक बल्ब रखना होगा। जब भी कोई एलियन हमारे आसपास होगा तब ये बल्ब हमें आगाह कर सकता है। अब ये लोग एक स्टोर में रुक जाते हैं। शॉन नेटली के साथ क्लॉथ सेक्शन में चला जाता है और तभी शॉन के गले में लटका बल्ब जलने बुझने लगा। मतलब पास में ही कोई एलियन है। वो नेटली के साथ वहीं दुबक कर बैठ जाता है। एक एलियन ठीक इनके पीछे से गुजर जाता है। उसे शॉन या नेटली के वहाँ होने का पता ही नहीं चला, और ये इसलिए हुआ क्योंकि एलियन और उन दोनों के बीच में ग्लास की एक दीवार थी, और शायद ग्लास के कारण वो इनकी बॉडी एनर्जी को सेंस नहीं कर पाया था। शॉन और नेटली वापस अपने साथियों के पास चले जाते हैं। शॉन उन्हें बताता है कि कैसे एक एलियन उनके इतने करीब से गुजर गया और बहुत पास होने के बावजूद भी वह उन्हें देख नहीं पाया। शॉन आगे कहता है कि शायद ये एलियन हमारे शरीर की इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें ढूंढते हैं, और कांच क्योंकि एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, इसलिए कांच के पार ये एलियन हमें सेंस नहीं कर सकते। अब क्योंकि यहाँ स्टोर में तो एलियन की मौजूदगी इन्होंने महसूस कर ली थी, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग एम्बेसी पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ तो बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। इनकी इकलौती उम्मीद टूट चुकी थी। यहाँ स्काइलर अपना अलग रास्ता चुन लेता है और इन्हें छोड़कर चला जाता है, लेकिन बाकी चारों एम्बेसी के भीतर चले जाते हैं। इन्हें वहाँ कुछ नोट्स मिलते हैं, और उनके हिसाब से एलियन का यह हमला केवल मॉस्को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े शहरों पर हुआ था, और इस समय कम्युनिकेशन भी पूरी तरह ठप हो रखा है। इन एलियंस की मैग्नेटिक पावर के कारण मिसाइल या जेट जैसा कोई उपकरण भी काम नहीं कर रहा था। इन्हें यहाँ एक रेडियो फ्रिक्वेंसी नंबर लिखा मिलता है। उसके साथ एक नोट भी था जिसमें बताया गया था कि मॉस्को के सहायक देशों से उन्हें एक मैसेज मिला था, यानी कि एम्बेसी के लोगों को। वहाँ एक रेडियो भी था जो पिंजरे में सुरक्षित रखा था। जो लोग उसे ऑन करते हैं तो उन्हें एक मैसेज सुनाई देता है, लेकिन मैसेज क्योंकि रशियन लैंग्वेज में था और ये सभी अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें रशियन भाषा नहीं आती। अब ये लोग एम्बेसी की छत पर चले जाते हैं और सिटी को देखते हैं। सिटी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। कहीं कहीं पर इन्हें वो रोशनी दिख रही थी जो एलियंस की मौजूदगी का सबूत थी। शॉन को लगता है कि इन एलियंस का जरूर कोई मकसद है जिस वजह से ये धरती पर आए हैं। तभी इन्हें गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये गोलियां स्काइलर चला रहा था। वो एम्बेसी से बाहर निकल चुका था। शॉन कहता है कि हमें उसे वापस लाना होगा क्योंकि वही एक है जिसे रशियन भाषा समझ आती है। उस मैसेज में क्या बताया गया है ये हमें केवल स्काइलर ही समझा सकता है, लेकिन बेन और शॉन उस तक पहुंचते उससे पहले ही उन एलियंस ने स्काइलर को खत्म कर दिया। ये लोग वापस एम्बेसी की बिल्डिंग में आ जाते हैं। तभी उन्हें दूर एक बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर लाइट जलती हुई नजर आती है, मतलब कि वहाँ कोई है। इन्हें लगता है कि वहाँ जो कोई भी है उसे रशियन जरूर आती होगी, इसलिए ये चारों किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी इन्हें मिलता है। लड़की का नाम विका था और बूढ़े आदमी का नाम था सर्गी। और ये बूढ़ा आदमी एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। उसने पूरे कमरे को स्टील की सलाखों से कवर किया हुआ था। सर्गी ने बताया कि इन सलाखों के पार एलियंस उन्हें देख नहीं सकते थे। सर्गी आगे बताता है कि ये एलियंस ऊर्जा तरंगों से बने हैं जिन्हें हम इंसान देख नहीं सकते। सर्गी उन्हें एक गन भी दिखाता है जो उसने यहाँ छुपे रहकर ही डिजाइन की थी। ये एक प्रकार की माइक्रोवेव गन थी जो बहुत ही हाई एनर्जी जनरेट कर सकती थी। सर्गी का मानना था कि एलियंस की ऊर्जा को ये गन खत्म कर सकती है। इसके बाद शॉन सर्गी को उनके वहां आने का कारण बताता है और उसे वह मैसेज ट्रांसलेट करने को कहता है। सर्गी उस मैसेज को सुनकर उन्हें बताता है कि यह मैसेज सेना की तरफ से है, जिसमें बताया गया है कि समुद्र के उत्तरी छोर पर बहुत सारी सबमरीन्स हैं जहां पर शरणार्थी हैं, और वहां कुछ अमेरिकी सबमरीन्स भी हैं, लेकिन ये सभी सबमरीन्स सुबह 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगी। अब इनको सुबह 6 बजे से पहले किसी भी हाल में किनारे तक पहुंचना है। एन, नेटली और विका शिप पर जाने के लिए जब बिल्डिंग के दूसरे कमरे में जाकर सामान जुटा रही थी, तब एलियंस कहीं दूर से उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। अब वो उनकी तरफ आ रहे थे, और ये बात इन लड़कियों को भी पता चल जाती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट जलने और बुझने लगी थी। अब ये लोग उस कमरे की ओर भागते हैं जहाँ एलियंस उन्हें ढूंढ नहीं सकते, लेकिन वो कमरा दूर था, इसलिए वेका उन्हें दूसरे रास्ते से चलने को कहती है।
लेकिन एन और नेटली उसकी बात ना मानकर दूसरे फ्लोर की तरफ दौड़ती रहती हैं जहाँ की वो कमरा था। वो कमरे में पहुंच भी जाती हैं, लेकिन वो कमरे को अंदर से बंद करती उससे पहले एक एलियन भी उनके पीछे अंदर दाखिल हो जाता है। सर्गी अपनी माइक्रोवेव गन उठा लेता है और एलियन पर फायर कर देता है। इस शॉट से एलियन मरा तो नहीं, लेकिन वह कमजोर जरूर हो गया था। सेकंड फायर के लिए सर्गी अपनी गन को तैयार करता उससे पहले ही वह एलियन संभल गया और उसने सर्गी को मिटा दिया। ये देख एन और नेटली वहां से भागने लगी। इस कोशिश में नेटली तो कामयाब हो गई, लेकिन एन उस एलियन का शिकार बन गई। शॉन, बेन और नेटली बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं और इन्हें वहां वेका भी मिल जाती है, जो बचकर किसी दूसरे रास्ते से यहाँ तक आई थी। ये लोग किनारे की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन एलियंस ने अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। तभी वो लोग अपने सामने कुछ लोगों को देखते हैं। ये रशियन पुलिस के लोग होते हैं, जिनके पास कुछ मॉडिफाइड हथियार भी होते हैं, जो इन्होंने इन एलियंस को ध्यान में रखकर ही बनाए थे। अब यहाँ एक अदृश्य एलियन इन लोगों के सामने आ चुका था। रशियन पुलिस के लोगों ने उस पर फायर करना शुरू कर दिया। फायरिंग से एलियन पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, लेकिन वो विजिबल हो गया था। सही लोकेशन मिलते ही एक सोल्जर ने उस पर मिसाइल दाग दी। मिसाइल के ब्लास्ट से उसे जोरदार चोट लगी थी और उसका एक टुकड़ा भी टूटकर अलग हो गया था। एलियन वहां से भाग छूटा। शॉन ने वो टुकड़ा उठाकर अपने पास रख लिया। रशियन पुलिस का इंचार्ज, जिसका नाम बोरिस है, इन्हें बताता है कि एलियंस जिस समय हम पर हमला करते हैं उस समय इनका अपना सुरक्षा घेरा भी कमजोर रहता है। एलियंस पर हमला करने का वही सही मौका होता है। ऐसे ही मौके के ऊपर हम इन एलियंस पर हमला करते हैं और इन्हें घायल भी कर देते हैं, लेकिन इन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं। उसके बाद बोरिस इन्हें लेकर अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाता है। इस जगह को इन्होंने सर्गी की तरह ही सेफ्टी सर्किट से कवर किया हुआ था, जिसके पार एलियंस इन्हें सेंस नहीं कर सकते थे। लेकिन शॉन और उसके साथी यहाँ रुकना नहीं चाहते। उन्हें तो सबमरीन्स तक पहुंचना था, जो सुबह 6 बजे यहाँ से रवाना होने वाली है। इस पर बोरिस उन्हें समझाता है कि वहां तक पहुंचना असंभव है। उत्तर में पहुंचने से पहले ही वो एलियन तुम सबको खत्म कर देंगे, क्योंकि वो हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन शॉन, बेन, नेटली और वेका बोरिस के समझाने के बावजूद वहां नहीं रुकना चाहते। शॉन बोरिस को भी अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे कहता है कि सबमरीन्स इस जगह से कहीं ज़्यादा सेफ हैं और सबमरीन्स में बहुत ही आधुनिक हथियार भी होंगे। तुम वो हथियार लेकर वापस आ सकते हो, जो तुम्हें इन एलियन से मुकाबला करने में बहुत काम आ सकते हैं। अंत में बोरिस उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। बोरिस अपने कुछ साथियों को लेकर इनके साथ उत्तर की ओर कूच करता है। ये लोग मेट्रो टनल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। यहाँ इनके सामने एक एलियन आ जाता है। इससे बचने के लिए सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन वेका एक पिलर के पीछे फंस जाती है। एलियन उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वेका को फंसा हुआ देख बेन उस एलियन का ध्यान भटकाने के लिए बाहर आ जाता है। वेका तो बच जाती है, लेकिन बेन का सफर यहीं पूरा हो जाता है। वो भी एलियन का शिकार बन जाता है। अब बाकी बचे सभी लोग टनल से बाहर आ जाते हैं और इन्हें पानी में एक बोट नजर आती है। सबमरीन्स तक जाने के लिए बोट एक बढ़िया ऑप्शन था, इसलिए ये सभी लोग उस बोट में सवार हो जाते हैं। नेटली और शान बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने सबसे करीबी दोस्त को आज खो दिया था। नेटली ने एन को और शान ने बेन को। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि बोट को एक बहुत तेज झटका लगा। इस झटके से बोट किनारे खड़ी दीवार से अटक गई। ये लोग खड़े होकर शहर की ओर देखते हैं तो इन्हें उस तेज झटके का कारण नजर आता है। जमीन के नीचे से आसमान की ओर आग निकल रही थी। यहाँ बोरिस शॉन से कहता है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे धातु बहुत ज्यादा मात्रा में हैं जिनका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हो सकता है, और इन एलियंस का यही लालच प्रतीत हो रहा है। शॉन देखता है कि सबमरीन्स अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी समय एक बिल्डिंग भरभराकर पानी में आ गिरती है और इनकी नाव पलट जाती है। ये सब लोग पानी में जा गिरते हैं। सभी किसी तरह तैरकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शॉन देखता है कि नेटली उनके साथ नहीं होती, यानी कि वह पीछे छूट गई थी। सबमरीन जाने वाली होती है, लेकिन शॉन नेटली के बिना जाने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि वो नेटली को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। सबमरीन का कैप्टन उसकी बात मान लेता है। शॉन के पास सर्गी की बनाई माइक्रोवेव गन अब भी थी, लेकिन वेका बताती है कि यह गन एलियंस की ढाल को तो तोड़ देती है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसकी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तब वो लोग सबमरीन में मौजूद सामान से और भी शक्तिशाली माइक्रोवेव गन बनाते हैं। शॉन के साथ बोरिस और उसके कुछ आदमी नेटली को ढूंढने वापस जाते हैं। अब ये थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि एक एलियन वहां आ जाता है। वो शॉन पर हमला करने ही वाला था, तभी शॉन उस पर माइक्रोवेव गन से फायर कर देता है। इस शॉट से एलियन विजिबल हो जाता है
उसके बाद बोरिस और उसके साथियों ने उस एलियन को गोलियों से भून दिया और आखिर वो उस एलियन को ख़त्म करने में कामयाब हो गए। अब बोरिस जान चुका था कि इन एलियंस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वहाँ पानी का एक टैंकर होता है जिसे देखकर शॉन कहता है कि पानी को चारों तरफ फैला दो। जब वो एलियंस यहाँ आएंगे तो हम पानी पर माइक्रोवेव गन फायर करेंगे। पानी में करंट फैलने से हम एक साथ सभी एलियंस को देख पाएंगे और उन पर हमला कर देंगे। ये कहकर शॉन नेटली को ढूंढने आगे चला जाता है और वहाँ बोरिस के सामने 3 एलियंस एक साथ आ जाते हैं। प्लान के हिसाब से बोरिस पानी पर फायर कर देता है और तीनों एलियंस विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद बोरिस और उसके साथी इन तीनों एलियंस को ख़त्म कर देते हैं। उधर शॉन को नेटली मिल जाती है जो एक बस में छुपी हुई थी। शॉन अब नेटली को लेकर यहाँ से निकलने वाला था कि तभी एक एलियन उस बस के अंदर आ जाता है। शॉन उस पर माइक्रोवेव गन से फायर कर देता है। एलियन की ढाल टूट चुकी थी और अब वह दिखाई देने लगा था, लेकिन उसे मारने के लिए शॉन के पास कोई दूसरी गन नहीं थी। तभी शॉन की नज़र अपने बैग में रखे एलियन के उस टुकड़े पर पड़ती है जो उसने एलियन के साथ पिछली लड़ाई के बाद उठाकर अपने पास रख लिया था। शॉन इस टुकड़े को एलियन के उस सर्किल में फेंक मारता है और इसका खतरनाक असर देखने को मिलता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एलियन के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब क्योंकि नेटली इन्हें मिल गई थी इसलिए सभी लोग वापस लौट आते हैं। नेटली और शॉन सबमरीन में सवार हो जाते हैं, लेकिन बोरिस उनके साथ नहीं जा रहा था। वो कहता है, मैं अपने देश, अपने शहर मॉस्को को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और अब तो हमें अपने शत्रु की कमजोरी भी पता चल चुकी है। असल में तो लड़ाई अब शुरू हुई है। बोरिस शान से कहता है कि तुम जाओ और दुनिया को बताओ कि इन दुश्मनों को खत्म करने का तरीका अब हमारे पास है। इसके बाद सबमरीन रवाना हो जाती है। नेटली और शॉन अपने देश को लौट रहे थे और ये फिल्म यहाँ दी एंड हो जाती है। यदि ये नरेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। आपके लिए शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे एक और फिल्म के बेहतरीन नरेशन के साथ। गुड बाय, जय हिंद।